से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, वैल्यूएशन, जब भी हम लोग वैल्यूएशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है मूल्यांकन, कीमत। किसी भी चीज का मूल्यांकन, कीमत हम लोग कब डिसाइड करते हैं? जब उस चीज को या तो हमें बेचना है, या उस चीज को हमें खरीदना है, या उस चीज के ऊपर हमें, चीज के बेस पे हमें कुछ पैसे इकट्ठा करने हैं, बैंक के पास गिरवी रखना है या कुछ वैल्यूएशन करना है जिसकी वजह से हमें कुछ संपत्ति, कुछ पैसे चाहिए होते हैं। दोस्तों, लेकिन कंपनी के बारे में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ऐसा नहीं है। कंपनी का जो वैल्यूएशन है, तो कंपनी एक संस्था है। तो संस्था में ये संस्था सब कौन सी तरह का बिजनेस कर रही है, क्या नंबर्स है, इस संस्था की वजह से आज हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारी इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ रहा है, आने वाले दिनों में क्या होगा, ऐसे सभी चीजों से, अंगों से इसका मूल्यांकन होता है। तो अगर कोई भी कंपनी किसी गलत तरीके से सिर्फ पैसे ला रहे हैं और उसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, अगर सिर्फ ये देखे तो क्या उसका मूल्यांकन बहुत ज्यादा है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है? तो नहीं। अगर वो उस बहुत ज्यादा रेवेन्यू के साथ समाज में कुछ चीजें गलत कर रही है तो वो बिल्कुल मूल्यांकन अच्छा नहीं है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कंपनी का मूल्यांकन होता है। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कंपनी का मूल्यांकन यानी शेयर्स का मूल्यांकन है, क्योंकि कंपनी बनती है उसके समभागों से, उसके शेयर से। शेयर्स क्या है? तो कंपनी के ओनरशिप का स्मॉलेस्ट हिस्सा। तो जैसे वो हिस्सा, जैसे शेयर का वैल्यूएशन बढ़ता है, वैसे कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता या कम होता है। दोस्तों, हमारे सामने दो तरह की कंपनियां होती है। एक वो कंपनियां जो ऑलरेडी इस शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में, जिनके शेयर्स का कारोबार हर दिन होता है, शेयर्स लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, और हमें हर मिनट पता चलता है कि आज इन कंपनी का शेयर्स, इनका भाव इतना है, तो कंपनी का पूरा मूल्य इतना हो सकता है, इतना है, वो दिखाते ही है। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी है कि जो अभी तक शेयर मार्केट में नहीं है, उस मार्केट में उन्होंने अभी तक खुद को रजिस्टर नहीं किया, लॉन्च नहीं किया। तो ऐसी जो कंपनियां जो अनलिस्टेड है, उनसे उनका वैल्यूएशन कैसे करें? तो बहुत सारे दुनिया के अर्थतज्ञ हैं, उन्होंने अपनी अपनी पद्धति विकसित की है कि किस तरीके से इसका मूल्यांकन करें, वैल्यूएशन करें। लेकिन ये सब जब भी हम लोग करते हैं, तब बेसिक चीजें, जो बेसिक हम लोग बाकी की चीजों के साथ हम समझते हैं, वैसे ही बेसिक फंडामेंटल्स हमेशा सेम होते हैं। तो समझते हैं कि देखिए, अभी तक मूल्यांकन आपने सिर्फ किसी प्रॉपर्टी के बारे में सुना होगा, आपके घर या आजू बाजू में। प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग क्या सोचते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आपके प्राइम लोकेशन पे हो, आपके गांव में सबसे प्राइम लोकेशन में, आपके शहर में प्राइम लोकेशन में, वो प्रॉपर्टी बहुत महंगी होती है। लेकिन उसमें अगर आपने निवेश किया तो क्या होता है कि आप वहां कुछ भी, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी उस लोकेशन पे होते हैं। अगर के कोई व्यवसाय, धंधा या कोई भी काम आपने वहां से शुरुआत किया तो उसकी जो ग्रोथ है, उसका जो रेवेन्यू, वो बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ दिनों बाद अगर वो प्रॉपर्टी आप बेचने भी जाओगे तो उसका बहुत अच्छा दाम आपको मार्केट से मिलता है। दूसरी कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे भी लोकेशंस होते हैं कि जो आज की तारीख में इतने मशहूर, इतने फेमस नहीं होते, लेकिन हो सकता है कि उस लोकेशन के नजदीक से एक मेगा हाईवे जा रहा हो, या उस लोकेशन के पास में एक रेलवे स्टेशन आ रहा हो, या उस लोकेशन के बाजू में कोई बड़ा एयरपोर्ट वगैरह आ रहा है। अभी जैसे मुंबई में नवी मुंबई एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट करके आ रहा है, तो उसके पहले तो उसके आजू बाजू जो गांव है उसको कुछ ज्यादा वैल्यूएशन नहीं था। लेकिन अभी जैसे उसका काम बन रहा है, उसके सभी गांव में उसका, उस जमीन का वैल्यूएशन बहुत बहुत बढ़ गया है, उसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। तो ऐसे ही कुछ बेसिक फंडामेंटल्स इस कंपनी के शेयर्स के बारे में भी है। जैसे प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन डिपेंड होता है पर स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर मीटर, पर गुंठा, पर एकड़, उसके हिसाब से कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो डिपेंड होता है अपने एक शेयर के वैल्यूएशन के ऊपर। इसके अलावा और एक वैल्यूएशन, वो है कमोडिटी का वैल्यूएशन। दोस्तों, आमतौर पे हम लोग जो भी चीज खरीदते हैं, हमें जो चीजें लगती है, उसका भी रेट
कितना डिमांड है, कितना मार्केट में सप्लाई है, उसके ऊपर तय होता है। हम देखते हैं क्रूड ऑयल, कैसे क्रूड ऑयल का रेट कम ज्यादा होता है, कैसे सोने चांदी का रेट कम ज्यादा होता है। यही छोड़िए, अपना घर में जो प्याज आता है, आलू आता है, वो भी जब बहुत ज्यादा हुआ तो सस्ता हो जाता है, और नहीं रहा तो डिमांड जब वैसी ही रहती है तो महंगा होता है। तो ये सभी चीजें हमारे इस कंपनी के जिस सेक्टर में आपकी कंपनी काम कर रही है, जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आपकी कंपनी बना रही है, उसका वैल्यूएशन फिर ऐसे ही मार्केट के डिमांड के ऊपर भी डिपेंडेंट है। तो कब कब जरूरत होती है ये वैल्यूएशन करने की कंपनी की? तो सबसे पहले तो जब कुछ उस कंपनी में निवेश करना हो। देखिए, जो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनका शेयर तो आपको पता होता है, उनकी पूरी ग्रोथ की जो हिस्ट्री है, इतिहास, वो आपको सामने होता है। तो वहां एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल वो तो देख के समझ सकते हैं कि नहीं, मैं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जो कुछ है। लेकिन जो अनलिस्टेड कंपनी है, उस अनलिस्टेड कंपनी में भी ये पहले वैल्यूएशन करना पड़ता है कि उसमें क्या किया जाए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। दूसरा, ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां, इनको अगर पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो वो दो काम करते हैं। एक तो वो अपने कंपनी के जो हिस्से है यानी शेयर्स है, ओनरशिप का हिस्सा यानी शेयर, तो वो लोगों को बेच सकती है, या कर्जा जो है, कर्जा एक जगह से न लेते हुए कर्जे के भी छोटे 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 भाग कर सकती है, और वो भाग लोगों को दे सकती है, कर्ज रोके जिसको कहते हैं। अब इन दोनों चीजों में जरूर है वैल्यूएशन की, तब भी वैल्यूएशन लगता है। दूसरा, मर्जर एक्विजिशन, जब दो कंपनियां आती है और विलीनीकरण उनका होता है, तब उसे कहते हैं मर्जर, और वो बिजनेस करती है। एंड एक्विजिशन, और कोई बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी किसी छोटी कंपनी को अगर उसको खरीद लेती है तो उसे कहते हैं एक्विजिशन। अभी देखिए ना, जो काम कल तक किराना स्टोर कर रहे थे, आज की तारीख में वो काम अपने अमेजोन कर रहे हैं, डीमार्ट कर रहे हैं, जो चाहिए आपको वो आधे घंटे में आपके घर में आता है। अभी ये लोग क्या करते हैं कि ये बड़ी कंपनियां, जो छोटी कंपनियां सब काम कर रही होती है, किराना किराना और बाकी सब चीजों का, उसको एक्वायर करती है, और उस टाइम उनको वो वैल्यूएशन जरूरी होता है। और ऑफ कोर्स, अगर आपकी कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस क्या है, टैक्सेशन का क्या है, ये सब कुछ अगर गवर्नमेंट को चाहिए, किसी संस्था को चाहिए, तब भी होता है वैल्यूएशन। तो दोस्तों, इस वैल्यूएशन के बेसिकली ये करने के बहुत सारे तरीके हैं। हर देश ने अपने अपने एक तरीका आजमाया है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे दो प्रमुख इसके अप्रोचेस है। ओके, तो कंपनी का अगर वैल्यूएशन करना है तो दो बेसिक अप्रोच है, दो बेसिक फंडामेंटल विषय है या पद्धति है जिससे होता है। पहली पद्धति क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यूएशन। कौन सी कंपनी है, किस सेक्टर में काम करती है, कब से चालू हुई है, तो जब से चालू हुई है तब से अभी तक उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, कितना टैक्स भरा गवर्नमेंट को, कितना असेट क्रिएट किया, इतने सालों में अगर कंपनी ने किसी से कर्जा लिया है तो क्या वो कर्जा चुकाया, किसी से कंपनी ने अगर पैसे लिए तो क्या पैसों के ऊपर उन्होंने क्या रिटर्न दी, ये सब कुछ एब्सोल्यूट जो कंपनी के परफॉर्मेंस है, नंबर्स है, उसके ऊपर एक वैल्यूएशन होता है। और दूसरा जो अप्रोच है वो है रिलेटिव वैल्यूएशन, यानी उस सेक्टर में समझिए 10 कंपनियां काम कर रही, तो वो 10 कंपनियां जो काम कर रही है, जितने भी सालों से जितना भी माल तैयार कर रही है, बेच रही है, आगे उनके जो प्लान्स हैं, तो इन कंपैरिजन में वो कंपनी अगर काम कर रही है तो उसका क्या वैल्यूएशन हो सकता है। तो ये दो बेसिक अप्रोच है, लेकिन 5 ऐसे अप्रोचेस है जो पूरी दुनिया भर में उसका उपयोग होता है। तो पहली जो पद्धति है वो है असेट वैल्यूएशन, यानी आपकी कंपनी का वैल्यूएशन डिपेंड करता है कि आपके पास कितने असेट्स है। असेट्स यानी आपने कितनी संपत्ति बोल सकते हैं, संपत्ति कितनी कमाई है और उसका वैल्यूएशन क्या है। और ये संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक टेंजिबल और दूसरी इनटेंजिबल। टेंजिबल यानी दृश्य, जिसको हम लोग देख सकते हैं, और इनटेंजिबल यानी जिसको देख नहीं सकते। अभी दृश्य संपत्ति क्या हो सकती है कंपनी की? तो आपने अभी तक जितना भी कुछ जो पैसा कमाया, कुछ अपने रियल एस्टेट में अपने
प्रॉपर्टीज तैयार किए, आपके जो भी शेयर्स है उसकी वैल्यूएशन है, आपके जितने भी पैसे हैं मार्केट में, या आपके कैश फ्लो है, आपका जो कुछ जितना भी आपने फिजिकल टर्म्स में तैयार किया है उसको हम लोग टेंजिबल एसेट्स कह सकते हैं। और इनटेंजिबल एसेट्स यानी क्या? तो सपोज आपके पास एक टीम है बहुत अच्छी, डायरेक्टर्स आपके पास बहुत अच्छे हैं, तो ये जो लोग हैं जो बहुत कमिटेड है, इतना ही नहीं, आपके कस्टमर्स भी अगर आपके साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए, तो ये कंपनी का बहुत बड़ा असेट्स होता है। अगर कंपनी के पास कोई टेक्नोलॉजी है, वो कंपनी का असेट है इंटेंजिबल। कंपनी के पास उसको टेक्नोलॉजी को लेके कोई पेटेंट है, तो वो असेट है। तो ऐसी सारी चीजें जो हम लोग देख नहीं सकते, ये सब इनटेंजिबल असेट्स में होता है। और इसका पूरा वैल्यूएशन करके कंपनी का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए वो आता है। दूसरा है हिस्टोरिकल अर्निंग वैल्यूएशन, यानी कंपनी जब से शुरू हुई है तब से लेके आज तक, इतने सालों में कंपनी का इतिहास क्या है, किस तरह से कंपनी ने अपने आप को बढ़ाया है, किस तरह से उन्होंने अपने रेवेन्यू को बढ़ाया है, प्रॉफिट को बढ़ाया है, टैक्स को बढ़ाया है, और कितने सारे प्रोपोर्शन में किस लेवल पे जाके कंपनी काम कर रही है, पूरे इतिहास के बेस पे होता है एक वैल्यूएशन, जिसे कहते हैं हिस्टोरिकल अर्निंग वैल्यूएशन। वैसे ही रिलेटिव वैल्यूएशन जो हमने देखा, दो कंपनियां हैं सेम सेक्टर में काम कर रही है, इतने सालों से काम कर रही है, कौन कैसा बेहतर कर रहे हैं, तो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर होता है वैल्यूएशन। अगला है फ्यूचर मेंटेनेबल अर्निंग वैल्यूएशन, यानी सपोज आपकी कंपनी है, आज की तारीख में वो 100 रुपया कमा रही है साल का। ओके, आपके प्लान है कि आपको 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में आपको ये सब काम करना है। तो 5 साल के बाद जब ये कंपनी आपकी उस लेवल पे जाएगी, तो ये एक 100 रुपए का जो प्रॉफिट है वो 1000 रुपया, 2000 रुपये जो कुछ है वो होना चाहिए। तो क्या वो करेगी मेंटेन? क्या वो होगा? ओके, नहीं तो ऐसे ही अगर आप परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, वो इतने ही स्केल पे भी अगर आप काम कर रहे हो, तो उतना स्केल का प्रॉफिट भी क्या आप मेंटेन करेंगे, बेहतर करेंगे? तो इसके ऊपर होता है एक वैल्यूएशन जिसको कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल अर्निंग वैल्यूएशन। और सबसे ज्यादा फेमस, सबसे ज्यादा उपयोग जिसका होता है, वो पद्धति का नाम है डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन। ये जो पद्धति है दोस्तों, इसके कई सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं फॉर्मूला में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि अगर वो कंपनी आज की तारीख में 100 रुपया कमा रही है और 5 साल के बाद उसका बिजनेस मैप है, बिजनेस रोड मैप है कि वो 3 गुना काम करेगी, तो क्या वो 100 रुपए का 300 रुपया या 400 या 500, क्योंकि इन 5 सालों में दाम भी बढ़ने वाली है, कीमतें भी बढ़ने वाली है, तो वो जो होगा 5 साल के बाद, वो आज हम लोग उसमें निवेश करें और उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें मिले, तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो करके ये पद्धति है। लेकिन ये पद्धति सबसे ज्यादा उपयोग इसका होता है। और इसमें एक्चुअली क्या करते हैं कोई भी इन्वेस्टर, सबसे पहले तो आप किस सेक्टर में काम करते हो, कौन सा प्रोडक्ट, कौन सी सर्विस तैयार करते हो, पहले उसकी पढ़ाई करते हैं और उसका क्या पोटेंशियल है, मार्केट, सब कुछ करते हैं। बाद में वो आपकी तरफ देखते हैं कि फिर आप इस सेक्टर में कर रहे हो तो क्या आपका क्या हिस्ट्री है, कैसे काम कर रहे हो, कितने क्या नंबर्स है आपके, सब कुछ। और बाद में देखते हैं कि आपका फिर फ्यूचर के लिए क्या प्लान है। तो फ्यूचर के लिए जो प्लान है उसके हिसाब से फिर वो कैलकुलेट करके कि 5 साल के बाद, 10 साल के बाद इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो आज के तारीख पे हम लोग उसको ही कंसेशन देके उसको उसमें निवेश कर सकते हैं या उसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये एक सबसे फेमस और सबसे ज्यादा उपयोग होने वाली पद्धति है। तो दोस्तों, ये तो रही पद्धति, डिफरेंट अप्रोचेस, और कई सारे इसमें और एंगल्स भी हैं। लेकिन जो सामान्य लोग जो समझते हैं, जो मैक्सिमम लोग समझते हैं, वो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे वैल्यूएशन को हम लोग देखते हैं या कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ कंपनी का वैल्यूएशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं रिलायंस का वैल्यूएशन। रिलायंस अपने देश की सिंगल ऐसी सबसे बड़ी कंपनी है। रिलायंस का जो वैल्यूएशन है आज की तारीख में कंपनी का, वो 16,06,000 करोड़ है। रिलायंस के पास 633 करोड़ 33 लाख और कुछ ऐसे शेयर्स है, और उस
शेयर्स का, एक शेयर का वैल्यूएशन जो है 2,368 रुपए 10 पैसा ऐसे कल के तारीख में थे। तो इसका मतलब इतने सारे शेयर, 633 करोड़ और ज्यादा, और इतना हर शेयर का वैल्यूएशन, तो इसलिए अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे और थोड़ा सा एडजस्टमेंट जो है वो करने के बाद ये फिगर आती है। दूसरा वही टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हमारे देश की आईटी की सबसे बड़ी कंपनी है, और वो अभी दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनने जा रही है, सिर्फ एक कदम पीछे। तो आज की तारीख में उसका वैल्यूएशन 13,95,000 करोड़ है। उसके पास 375 करोड़ 23 लाख से ज्यादा शेयर्स है, और हर शेयर का जो वैल्यूएशन है वो 3,765 इतना है। तो वही आप वही अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उतनी फिगर आती है, उसका वैल्यूएशन उतना आता है। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। एप्पल दुनिया की पहली ऐसी कंपनी की जिसका वैल्यूएशन 225 लाख करोड़, $3 ट्रिलियन, हमारी पूरी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा इतना हुआ था। आज की कल के दिन में उसका वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 200 लाख करोड़ है। टोटल शेयर 1633 करोड़ से भी ज्यादा शेयर है, और हर शेयर की वैल्यूएशन अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करूं तो 12,219 इतनी है। तो दोस्तों अभी आप जानते हैं कि कैसे आज की तारीख में अगर कोई आदमी बहुत अमीर है, तो अमीर का मतलब उसके नाम पे जो शेयर्स है उसकी वैल्यूएशन उतनी है। कंपनी सबसे बड़ी है, इसका मतलब उस कंपनी के शेयर्स का वैल्यूएशन इतना बड़ा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वैल्यूएशन उसका है। तो यस, लेट अस कम डाउन टू आवर कंपनीज। हर तहसील में आज हमने एक स्टार्टअप कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम है एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप। अब इस एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप का कितना वैल्यूएशन होना चाहिए? तो हमारा एक सपना है कि हम अपने हर तहसील के हर स्टार्टअप को यूनिकॉर्न बनाएं। यूनिकॉर्न यानी ऐसी स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा है। आज की तारीख में $1 बिलियन यानी 7,500 करोड़। मैं तो कहता हूं 7,500 नहीं, हमारा तो 10,000 करोड़ तक अपनी कंपनी जाएंगे। आपको क्या लगता है? कि आप, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा सपना है कि ऐसा होने वाला है, कि मुझे इच्छा है, नहीं ऐसा होना चाहिए होना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए प्रॉपर एक साइंटिफिक आधार है, इसके लिए बेस है, फाउंडेशन है, जिसके आधार पर मैं सब कुछ बोल रहा हूं। और ये कैसे करेंगे, इसके लिए पूरा प्रॉपर रोड मैप है कि किस तरह से हम अपनी कंपनियों को ऐसी यूनिकॉर्न कंपनी बनाएंगे। दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा, ये दुनिया का सबसे बड़ा करियर है। अगर आपने अपने तहसील की कंपनी यूनिकॉर्न बनाई, यानी $1 बिलियन की वैल्यूएशन की बनाई, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा करियर है। और कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो हमें अपने कंपनी को लेके कुछ चीजें हैं बेसिक, वो समझनी चाहिए। आपकी जो कंपनी होती है, उस कंपनी का एक चीज होती है जिसका नाम है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल यानी क्या? तो आप अपने कंपनी में कितना पैसा रेज कर सकते हो, इसकी एक ऑथराइजेशन, एक परमिशन आपको मिलती है। और परमिशन कौन दे सकता है? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसको कहते हैं हम लोग आरओसी, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। आपके पूरे कंपनियों का निबंधक, वो आपको ये अलॉट करते हैं कि देखो आप इतना ले सकते हो। और उसमें कुछ नहीं, आप किस सेक्टर में काम कर रहे हो, क्या आप धंधा पानी कर रहे हो, और जितना आपको करना है उसकी कुछ फीस होती है जो देनी पड़ती है। तो ये ऑथराइज कैपिटल यानी ये कैपेसिटी है कि आप अपने कंपनी में इतने पैसे जुटा सकते हो, ला सकते हो शेयर के माध्यम से। तो ऑथराइज और कैपिटल यानी निवेश ला सकते हो। तो ये एक ग्लास जैसे है, या कि जिसमें कितना पानी भर सकते हो वो उतनी कैपेसिटी नहीं, ऑथराइज कैपिटल। अभी हमारे तहसील में सभी कंपनियां जो है वो ऑलमोस्ट 10-15 लाख शेयर से बनी हुई है, लेकिन आप सभी का अभी ऑथराइज कैपिटल हम बढ़ा के 50 करोड़ करने वाले, एमसीएल करेंगे। तो 50 करोड़ शेयर्स
सॉरी 50 करोड़ ऑथराइज कैपिटल होगा। इसका मतलब हर कंपनी में हम लोग 50 करोड़ रुपए ला सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली किया कितना है वो पेड अप कैपिटल, यानी 50 करोड़ की आपको अनुमति है, आपको परमिशन है, लेकिन आपने लाए सिर्फ 20 करोड़, तो आपका पेड अप कैपिटल हुआ है 20 करोड़। लेकिन हम हमारे हर कंपनियों में ये 50 के 50 करोड़ हम लोग लाने वाले हैं। अभी 50 करोड़ का ऑथराइज कैपिटल बनाएंगे, 50 करोड़ हम लोग लेके भी आएंगे, तो 50 करोड़ का करेंगे क्या फिर? तो ये 50 करोड़ से हम आपके तहसील में वो प्रोजेक्ट लगाएंगे, जिसकी पूरी तैयारी जो अलग अलग लेवल पे आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो 50 करोड़ का प्रोजेक्ट, 100 टन इनपुट का प्रोजेक्ट हम अपने अपने तहसील में चालू करेंगे, लगाएंगे। और ये जो 50 करोड़ आप रुपया लाएंगे, तो गवर्नमेंट बोलती है इसको आपको शेयर के माध्यम से लाना है, तो वो शेयर का जो कुछ प्राइस है जिसके साथ आप कंपनी की शुरुआत करेंगे, वो शेयर का प्राइस क्या होगा ये आप डिसाइड कर सकते हैं। यानी अगर आपका 1 रुपए का शेयर है, तो आपके कंपनी में 50 करोड़ शेयर तैयार होंगे। अगर आपने अपनी शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपए रखी, तो 5 करोड़ शेयर तैयार होंगे। आपने अपने कंपनी के शेयर्स की कीमत 100 रुपए रखी, तो 50 लाख शेयर तैयार होंगे। तो शेयर्स किसके ऊपर तैयार होते हैं, कितने नंबर शेयर होंगे आपकी कंपनी में, कि आप कौन से रेट से लोगों को वो शेयर देते हो, और जिस रेट से, जिस मूल्य पर आप उस शेयर की शुरुआत करते हैं, उसे कहते हैं दर्शनी मूल्य, उसे कहते हैं फेस वैल्यू। तो आज हर तहसील में जो भी आपकी कंपनियां हैं, एमसीएल बायोफ्यूल स्टार्टअप, उनका दर्शनी मूल्य शेयर्स का 1 रुपया है। 1 रुपए के साथ हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और हर कंपनी में आज की तारीख में भी 50 करोड़ शेयर्स होने वाले हैं। ये जो सभी आपने जो वैल्यूएशन देखी, टीसीएस की, रिलायंस की, एप्पल की, इस सबकी शुरुआत होती है दर्शनी मूल्य से, फेस वैल्यू से। किसी ने 1 रुपए से की होगी, किसी ने 2 रुपए से, डिपेंड्स। दोस्तों अभी तो हमारे सभी कंपनियों में अभी आने वाले दिनों में जो शेयर्स होंगे वो पूरे बनेंगे 50 करोड़ शेयर्स। अभी हमारा एक ही मकसद है कि हमें इस 1 रुपए के शेयर्स को 200 रुपए तक लेके जाना है, एकदम फोकस। और इसके लिए पूरा जो बिजनेस रोडमैप है वो हमने किया। तो चलिए समझते हैं कि क्या रोडमैप है, कैसे हम लोग 1 रुपए से 200 रुपए तक लेके जाएंगे, कैसे हम अपनी कंपनी को सिर्फ यूनिकॉर्न ही नहीं, हम 10,000 करोड़ की कंपनी हर तहसील में देखिए मुझे पता है, और आपको भी अंदाजा होगा, पता भी होगा कि हमारे तहसील छोटे बड़े हैं। आपको लगेगा कहीं कहीं तहसील में बहुत ज्यादा ग्राम पंचायत है, हमारे यहाँ कम है। मैं आपको अभी आधार बताता हूँ कि कैसे हर तहसील में हम लोग 10,000 करोड़ की कंपनी कर सकते हैं। नंबर 1, तो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे 10,000 करोड़ की कंपनी करनी है, तो मुझे साल का कितना धंधा करना होगा, कितना माल तैयार करना होगा और उसको बेचना होगा, कितना प्रॉफिट तैयार करना होगा। ये तो कंपलसरी, तो टारगेट से पहले शुरुआत करनी होगी। जैसे अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे मेडिकल में एडमिशन चाहिए या इंजीनियरिंग में चाहिए, तो मुझे मालूम होता है ना कि नहीं मुझे इसमें 90% चाहिए लाने पड़ेंगे, तभी जाके मुझे मेडिकल में एडमिशन मिलेगा। अगर मुझे नेशनल लेवल का रनिंग का चैंपियन बनना है, तो मुझे पहले ये टारगेट होना चाहिए कि देखो मुझे अगर वो करना है, नेशनल लेवल का चैंपियन बनना है, रनिंग में एथलीट बनना है, तो मुझे 100 मीटर की दौड़ इतने सेकंड में करनी होगी, 200 मीटर की दौड़ इतने सेकंड में करनी होगी, 400 इतने सेकंड में, और बाद में सब कुछ। तो वैसे ही कंपनी को अगर उस वहां तक लेके जाना है, शेयर 200 रुपए तक लेके जाना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं, उसके नंबर्स क्या होंगे, टारगेट से देखते हैं। तो मैं पहले आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि और सभी इसमें सिर्फ बायोफ्यूल स्टार्टअप ही नहीं, सभी हमारे एमवीपी भी है। क्योंकि आप जो विलेज प्रोजेक्ट अभी कर रहे हो, अगर आप अपने ग्राम पंचायत लेवल पे कुछ इनोवेटिव काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो उसको हम लोग हर जगह रेप्लिकेट करें। और वो ऐसे ही एक 100 जगह भी रेप्लिकेट हुआ, तो आपकी भी कंपनी वो हो जाएगी यूनिकॉर्न, जो हम लोग बोल रहे हैं। दोस्तों तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि एक्चुअली जो कंपनियां यूनिकॉर्न बन गई है, बन चुकी है, वो कैसे काम करती है, उनके क्या क्या नंबर्स होते हैं। अभी इस आधे घंटे के सेशन में ये पॉसिबल नहीं कि हर कंपनी का मैं आपको पूरी डिटेल बता दूं।
कंपनी का सेक्टर, कंपनी का फाउंडेशन किस तरह से काम करती है और कंपनी का क्या रेवेन्यू है, आई मीन नंबर्स है, रेवेन्यू क्या है, प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, सब कुछ सब कुछ। और ये आप जब जाएंगे पढ़ेंगे तब इसको आपको बहुत बेहतर आप जानेंगे समझेंगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज जाइए और इसकी पढ़ाई करिए। लेकिन ग्रॉसली अगर हम लोग बोले कि हमारा क्या टारगेट होना चाहिए बिजनेस का, तो जो टारगेट है वो कम से कम 1000 करोड़ का बिजनेस आपने करना चाहिए अपने तहसील में। कम से कम 1000 करोड़ और 1500 करोड़, ऐसा हम लोगों ने एक रेंज रखी है। लेकिन कम से कम 1000 करोड़ से लेके 1500 करोड़ तक आपके तहसील में आपको माल दायर करना है और उसको बेचना है। तो और टैक्स जो है, सॉरी प्रॉफिट जो है बिफोर टैक्स, एबिटा जिसे कहते हैं, वो मिनिमम 200 करोड़ होना चाहिए और उसकी भी रेंज 200 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक होनी चाहिए। असेट्स, आपकी कंपनी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कम से कम लायबिलिटी हो, असेट्स ज्यादा हो। लायबिलिटी यानी खर्चा, कम से कम खर्चे वाली कंपनी हो आपकी। दोस्तों हम देखो, आपकी टीम है, आप टीम के साथ इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी उसे सैलरीड नहीं है। हम किसी को सैलरी नहीं देते। हर कोई उद्योजक है जो अपना बिजनेस इसमें इसको बढ़ा रहा है, हर कोई इसमें, यानी अगर आपके कंपनी के जो बोर्ड मेंबर से लेके टीम मेंबर से लेके चैनल पार्टनर तक, हमने इतना ऐसा रास्ता बनाया है कि अगर आप में वो गुण है, आप अगर विक्रमादित्य बन सकते हो, तो कल हमारे कंपनी के इस पूरे एमसीएल के सीईओ बन सकते हैं। ऐसा रास्ता हम लोगों ने तैयार करके रखा है। यहां तक के एमपीओ, हमारा जो एमपीओ मेंबर है वो भी एक एंटरप्रेनर है। एक एमपीओ मेंबर जो आपके साथ अभी जुड़ा हुआ है और ऐसे 10,000 15,000 आपके तहसील में है, तो वो भी मैं अपनी आमदनी कैसे बढ़ाऊं, ऐसे एक एंटरप्रेनर। तो हमने तो ये जो सैलरी वगैरह वो लायबिलिटी कम कर दी। जगह की भी हम लोग बोलते हैं कि आप अपनी जगह लेके आओ 10 एकड़, और नहीं अगर आपके पास, नहीं अभी आगे, इसके आगे तो हम लोग पहले वो देखेंगे और बाद में ही लेते हैं लोगों को। लेकिन अगर नहीं है तो आप किसी ऐसे पार्टनर को पकड़ो जो जिसके साथ आप इक्विटी करके उस जमीन को अपने साथ ले लो। रेंट के ऊपर मत, तो कोई भी चीज ऐसी मत करो आप जिसके ऊपर फिर आपका वो चालू हो, हर महीने आपको देना है। ये लायबिलिटी कम से कम हमारी कंपनी के ऊपर होनी चाहिए। और यही हमने रखा है कि कोई भी लोन, कोई भी इंटरेस्ट किसी के सर के ऊपर ना रहे, चाहे वो ग्राम पंचायत लेवल के ऊपर अपना एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट है या तहसील के लेवल पे हमारा बायोफुल स्टार्टअप है, किसी के ऊपर कोई लोन लायबिलिटी हम लोग नहीं रख रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं कि जितने जितने भी पैसे कमाएंगे हमारे तहसील से, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसके साथ हम लोग अपने तहसील में, अपने गांव में कुछ असेट्स क्रिएट करेंगे। कुछ भी हो सकता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। और एक ईपीएस एक चीज होती है जिसका भी टारगेट हमने रखा है। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। अगर आपके 50 करोड़ शेयर्स है तो एक शेयर के ऊपर आप कितना प्रॉफिट करते हो? तो हमने रखा है टारगेट 4, यानी हर शेयर के ऊपर 4 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए। अभी ये ईपीएस अर्निंग पर शेयर अगर 1 रुपया 2 रुपया ये रहा तो एक बहुत अच्छा होता है। 1 रुपए से ज्यादा रहा, 1 से ज्यादा रहा तो अच्छा रहता है बहुत। तो वैसे ही हमने इस ईपीएस के लिए हमारे हर कंपनी को 4 का टारगेट रखा है। तो अभी देखते हैं कि पोटेंशियल क्या है। नंबर्स तो पता चले, टारगेट्स पता चला, करना क्या है पता चला। लेकिन अभी हमारे तहसील जो मैं अपने जिस तहसील में काम कर रहा हूँ, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, यूपी, एमपी, जहां भी हो, उड़ीसा हो, तो किस तरह मेरे तहसील का पोटेंशियल है इसको समझते हैं। तो जो जितना पोटेंशियल उतना रेवेन्यू से शुरुआत करते हैं कि रेवेन्यू कितना कर सकते हैं हम लोग अपने तहसील में। तो सबसे पहले बायोफ्यूल्स, हम तो शुरुआत कर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके साथ हमें शुरुआत करनी है हमारी तहसील में, वो है फ्यूल, ईंधन। बहुत सारे उद्योजक हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके ऑलरेडी कुछ चीजें हैं जो हम लोग तैयार करेंगे, बेचेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके साथ हमें एस्टेब्लिश करना है मार्केट में, वो है फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स। और मिनिमम जो बिजनेस बेंचमार्क है, मिनिमम जो बिजनेस आपको करना है ना हर तहसील में, वो कम से कम 100 टन पर डे का है। यानी 100 टन कम से कम ईंधन तैयार करके आपको बेचना है। लेकिन अपने तहसील में हम कितना बायोफ्यूल्स तैयार कर सकते हैं,
कितना ईंधन तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों हर तहसील में ऑन एन एवरेज आज हमारे देश में 30,000 हेक्टेयर इतनी जमीन है खेती योग्य। मैं एरिया की बात नहीं कर रहा कि आपके तहसील का एरिया इतना है, नहीं, आपके हर तहसील में खेती की जमीन कितनी है, वो है 30,000 हेक्टेयर। अमेरिका के थोड़े से कम और पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा इरिगेटेड लैंड अपनी है एरिया में। तो हर तहसील में 30,000 ऑन एन एवरेज, वो कम ज्यादा हो सकती है लेकिन ऑन एन एवरेज एवरी इतनी जमीन है। और अगर हम एक टारगेट रखें कि 6,000 से लेके 8,000 हेक्टेयर अगर हमें उसमें से यानी 20-25% हम वो जो जमीन है वो हम इस नेपियर ग्रास के लिए उसका उपयोग करेंगे, ये रखेंगे, तो आराम से 500 टन यानी 600 हेक्टेयर 6,000 हेक्टेयर भी आपने लिए तो 500 टन आराम से आप तैयार कर सकते हैं। अभी इसमें हमें पता है कि जो नेपियर ग्रास आता है वो उसकी जो रेंज है वो 300 टन से लेके 500 टन है प्रति हेक्टर। और हमें यह भी पता है कि नेपियर ग्रास से कितना सीएनजी तैयार होता है, 5% भी हो सकता है, 7% भी हो सकता है और 10% भी हो सकता है। तो ये जो पूरी रेंज है दोनों की, यानी नेपियर ग्रास कितना हो गएगा खेतों में और उसे सीएनजी कितना बनेगा, ये दोनों के भी कम से कम जो कंजर्वेटिव वैल्यू है वो करके मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम अगर 6,000 है 8,000 हेक्टेयर का अगर हम लोग टारगेट रखें जो हमें रखना है, तो हम आराम से 500 से लेकर 600 टन हर दिन बना सकते हैं। और ये तो देखो, सबसे पहले तो हमें तहसील को ईंधन में स्वयं पूर्ण करना है। हमारे तहसील को इस पूरे स्वच्छ ईंधन में पूरा जो फॉसिल फ्यूल है हमारे तहसील से हमको निकाल के बाहर फेंकना है। तो इसमें सिर्फ सीएनजी नहीं, तो हर घर में जो एलपीजी है उसको रिप्लेस करना है हमारे किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन के साथ। कोई भी इंडस्ट्री हो, उस इंडस्ट्री में जो ईंधन हो रहा है आज उसको रिप्लेस करके हमारा ईंधन वहां जाना चाहिए। तो वो मार्केट है ऑलरेडी हमारे पास, अभी जितनी जैसे आप कर रहे हैं तो वो करेंगे। इसके अलावा जो रेट्स ये सब कैलकुलेशन जो हम लोग कर रहे हैं, ये ऐसा समझिए कि 3-4 साल पहले से हम लोग ने सब चालू किया, लेकिन आज की तारीख में ईंधन के रेट्स कितने बढ़ गए आपको पता है। तो ये सब करने के बाद जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है वो 1,500 करोड़ के नीचे होगी ही नहीं। अगर आपने 500 टन 600 टन माल तैयार किया और बेचा, जितना आपके तहसील में होता है उतना, बाकी का तो हम लोग पूरे भारत में बेच सकते हैं, बाहर बेचने वाले हैं, तो इसका जो रेवेन्यू पॉसिबल है वो 1,500 करोड़ आराम से है अगर आज की तारीख में आज के जो ईंधन की प्राइसेस है उसके ऊपर। ऑर्गेनिक फार्मिंग दूसरा जो हमारा सेक्टर है, एरिया है, वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमें क्या करना है, तो 100% हमें हमारे तहसील में जो भी खेती हो रही है, कैंसर की खेती हो रही है, उसको 100% रिप्लेस करना है हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ। कोई भी केमिकल, कोई भी कैंसर नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। अभी इसमें हम लोग किसान, अभी आपका जो तहसील है, आपकी जो गांव है, जिसमें जो चीजें चल रही है इतने सालों से, अगर किसान जो चीजें ले रहा है, जो भी खेती कर रहा है, वही खेती हम होने देंगे। ओके, हम उसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं करेंगे, लेकिन हम किसानों को बोलेंगे कि आप 100% ऑर्गेनिक करो। हम किसानों को मार्केट के बारे में बोलेंगे कि आप इसको करो, हम लोग खरीदेंगे। और पूरा माल चूंकि हमको ही खरीदना है, ये पूरे किसानों की जो कुछ जिम्मेदारी वो हमको लेनी है मार्केटिंग की। तो जो अपने तहसील की, गांव की जो कुछ खेती हो रही है उसको पहले तो 100% ऑर्गेनिक करना है, और जो भी किसान जानता है, उसको नॉलेज है, उसको बेहतर करना है। और हमारा काम क्या है कि उसको पूरा जो कुछ इनपुट्स लगता है वो पूरा देने का, उसको फर्टिलाइजर लगेंगे, ऑर्गेनिक सीड्स लगेंगे, ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स लगेंगे, ये सब चीजें, ये सब इनपुट्स देने का काम करेगा हमारा एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट। और हर किसान को वो देना, बस वही हमारा फोकस है। और वो जो खेती वहां हो रही है वो करना है, ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण करना है जहां 0 केमिकल्स उसमें हो। तो क्या करेंगे फिर, उसके बाद जो प्रोडक्ट्स तैयार होंगे उसको हम लोग वैल्यू एड करेंगे और उसको मार्केट में बेचेंगे। यानी आपको क्या करना है, अगर आपने 100% ऑर्गेनिक गेहूं तैयार की तो गेहूं नहीं बेचने, हम 100% ऑर्गेनिक आटा बेचना है। हमें उस आटे से जो ब्रेड बनेगा तो 100% ऑर्गेनिक ब्रेड करके बेचना है। उससे अगर बिस्किट्स बनेंगे तो 100% ऑर्गेनिक बिस्किट्स करके मार्केट में बेचना है। और दोस्तों अभी इसके बारे में पूरा अवेयरनेस मार्केट में है। आप कहीं भी जाओगे ना, किसी भी शहर में, पूरे भारत में
लोग अभी इसके बारे में जानते हैं, लोगों को पता चल रहा है कि ये सब केमिकल्स है, जो भी कुछ फ्रूट्स हम लोग खा रहे हैं, ये कुछ खाना खा रहे हैं, ये सब पूरा केमिकल केमिकल हो रहा है, जिसकी वजह से कैंसर इतना फैल रहा है। अभी यही कारण है कि बहुत सारे नए नए मॉल्स, स्टोर्स अभी शहरों में आ रहे हैं 100% ऑर्गेनिक, लेकिन उनकी जो कीमतें हैं ना, वो नॉर्मल आपकी जो कीमत है उसे दो गुना 3 गुना इतने हैं, तो नॉर्मल अपने लोग नहीं ले पा रहे। हमारा काम क्या है कि इस पूरे चीज को ऐसे लेवल पे करें कि हम वो फिजिबल बनाए हमारे आम आम लोगों के लिए, इकोनॉमिक बनाए, वो भी खरीद सकता है। 100% ऑर्गेनिक है तो मैं भी खरीद सकता हूँ। ऐसे हर घर में, आई मीन उस लेवल पे अगर हम लोग गए तो आज ऐसे समझिए कि पूरा देश इसके लिए तैयार है। सबको पता है कि ऑर्गेनिक कितना जरूरी है, लेकिन ये बात सिर्फ हमारे देश की नहीं, तो पूरी दुनिया की है। पूरी दुनिया को पता, देखो दुनिया में सबसे नंबर 1 किलर अगर कुछ है ना तो कैंसर है। ये कोरोना को लेके हम लोग इतने चिंतित है, लेकिन कोरोना में जब वो पहली वेव थी 3% पहली वेव, यानी कुछ वैक्सीनेशन नहीं था, कुछ नहीं था, तभी लोग कितने मरते थे, मृत्यु दर कितना था, 3% था, 97% जिंदा रहते थे। अभी ये वैक्सीनेशन के बाद तो वो 1% से भी कम हो गए। कैंसर पूरी दुनिया में बहुत सारे देशों में नंबर 1 किलर है, उसमें 97% लोग मरते हैं और 3% लोग जिंदा रहते हैं। लोगों को पता है कैंसर क्यों हो रहा है, ये ऑर्गेनिक फूड ही खाना चाहिए, कोई भी केमिकल नहीं होना चाहिए, ये सब लोगों को पता है। जो माल आप अपने गांव में तैयार करेंगे ना 100% ऑर्गेनिक, उसको खरीदने के लिए पूरी दुनिया भी तैयार है। ये जो चीजें हम लोग तैयार करेंगे, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, वो पूरी दुनिया को हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये करने के बाद कम से कम वो 500,000 करोड़ का आप अपने तहसील में टर्नओवर कर सकते हैं। कितनी जमीनें देखो ना आपके पास, क्या कर सकते हैं। और उसको अगर प्रोसेसिंग और प्रॉपर करके हम लोग बेचेंगे तो आराम से 1,000 करोड़ का टर्नओवर तो सिर्फ इस फूड और फूड प्रोडक्ट्स में पॉसिबल है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। दोस्तों पूरी दुनिया तबाह की है इस पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट्स में, ये प्लास्टिक, ये रबर, ये सब कुछ है, कॉस्मेटिक्स, ये फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर हम लोग बात करें कैंसर, वो भी यहां से आ रहा है। तो पेट्रोकेमिकल के जो प्रोडक्ट्स है, ये पेंट, टायर, सब कुछ, इसने इकोसिस्टम, यानी देखो जो कुछ कचरा आपको नजर आ रहा है ना आज के गांव में, शहरों में इतने बड़े बड़े पहाड़, ये सब पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स है। कुछ दिनों के बाद जो ऑर्गेनिक चीज होती है ना, वो अपने आप उसमें वो निकल जाती है। क्यों निकल जाती है? उसका डाइजेशन होता है। करोड़ों सूक्ष्म जीव होते हैं ना, जो प्रकृति की व्यवस्था है अपनी, वो ऑर्गेनिक को ये करती है। और जो पहाड़ आपको नजर आते हैं ना इतने सालों से, वो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोडक्ट्स है। और इसी ने ये इकोसिस्टम, पर्यावरण का संतुलन इतने करोड़ों साल से ना उसको बिगाड़ के रखा है, जमीन पे ही नहीं, पानी में, हवा में, सभी जगह। और इसी के से वो आया है कोरोना। कोरोना कुछ ऊपर से परजीवी ऐसा ग्रह नहीं, ग्रह से आया नहीं जीव है। तो दोस्तों इसको भी हमें 100% रिप्लेस करना है अपने प्रोडक्ट के साथ, जो हम लोग कर सकते हैं, जो हमारे तहसील से, गांव से, हमारे खेतों से आने वाले हैं। इसमें सबसे पहले है कॉटन। जो भी लिबास, जो भी कपड़े आज हम लोग पहनते हैं ना, 80% वो कपड़े आते हैं क्रूड ऑयल से। वो कपड़े बन रहे हैं मैन मेड फाइबर करके, सब टेरिकॉट, पोर्टेलिन, सब कुछ। सिर्फ 20% है जो 100% ऑर्गेनिक, जो खेतों से आते हैं, जिसमें होता है कॉटन, जिसमें होता है रेशम और बाकी। तो दोस्तों इसमें तो भारत सदियों से नंबर 1 रहा है ना पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में नंबर 1 कॉटन में भारत पहले से रहा है। हमारी इकोनॉमी में का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा था। आज भी, आज आपको याद, आई मीन आपको पता नहीं, ऐसे कई सारे स्टोर्स है, कई सारे ये कपड़े बेचने वाले दुकान है, जिसका एक भी दुकान भारत में नहीं है। एक भी दुकान भारत के किसी भी शहर में नहीं है। लंदन वो हाईफाई जगह पे है, लेकिन वो 100% उनका जो कॉटन है वो भारत से लेते हैं। 100, अगर आपका कॉटन सिर्फ कॉटन ही नहीं, अगर वो ऑर्गेनिक कॉटन है तो उसकी प्राइजेस तो और महंगी होती है। और ऐसे कपड़े हमारे देश से लेके आज वो लोग बेच रहे हैं और हमको पता भी नहीं। ये हम अपने तहसील में कर सकते हैं। दूसरा है बायोप्लास्टिक। अभी प्लास्टिक कैसे बनता है? उस क्रूड ऑयल से वो चीज निकलती है और उससे प्लास्टिक बनता है। वैसे ही हमारे
खेतों में ऐसे पौधे का निर्माण हम लोग कर सकते, खेती कर सकते कि उससे भी वो एक वो एक द्रव बन सकता है कि जिससे प्लास्टिक जो चाहिए वो प्लास्टिक बन सकता है। अब ये प्लास्टिक की खेती हो रही है, बायोप्लास्टिक की खेती हो रही है, हमें पता ही नहीं। ये अमेरिका, इजराइल वो सब अधिक कर रहे हैं। 0.016% ऑलरेडी जो पूरी खेती है ना उसका टोटल बायोप्लास्टिक बन रहा है, क्योंकि प्लास्टिक की जरूरत ही इतनी है। तो सोचिए हमारे पास भी है ना इतना पोटेंशियल, हम लोग भी जो चाहिए वो प्लास्टिक उसको पूरी तरह से हटा के हम लोग अपना प्लास्टिक, बायोप्लास्टिक उसको बना सकते हैं। दूसरा है रबर। दोस्तों रबर का भी अगर आप देखोगे ना तो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा रीजन है, नॉर्थ ईस्ट और कई जगह नॉर्थ ईस्ट में इतना अच्छा रबर बनेगा। ये जो देख रहे हो पेड़ से आ रहा रबर है, नेचुरल रबर, इसकी पूरी दुनिया में आज जरूरत है। ये भी हम अपने तहसील में जहां जहां पॉसिबल है वहां कर सकते हैं। इसके अलावा जूट, जूट के तो इतने सारे प्रोडक्ट्स है कि जो आज प्लास्टिक और रबर से बनते हैं, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं हमारे जूट के साथ। बांबू, बांबू शायद आपको पता नहीं लेकिन इतना उपयोगी है कि गवर्नमेंट ने एक मिशन चालू किया है, आपको शायद आपको सुना नहीं होगा, नेशनल बांबू मिशन। और इसका मकसद क्या है कि जब मैक्सिमम जगह पे बांबू के प्लांटेशन को प्रमोट करें, उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग बाकी सब उसको प्रमोट करें, क्योंकि इतनी चीजें बन सकती है बांबू से और इको फ्रेंडली, और इतना एप्लीकेशन है बांबू का। इनफैक्ट मैं आपको एक स्टोरी कहानी बताता हूं कि महाराष्ट्र में जो कोकण है वहां सिंधुदुर्ग करके एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहां वही आम होते हैं वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन कुछ किसानों ने वहां बांबू की खेती की और आप सोच नहीं सकते इतना मुनाफा, इतना फायदा उनको उस बांबू में हुआ सिंधुदुर्ग में। तो ऐसा कई जगह पे हम लोग अपने पे ही गांव में कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप जिसको बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते और पूरी दुनिया में हमारा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं, वो है हैंडीक्राफ्ट, हस्तकला। आज की तारीख में भी सबसे ज्यादा पैसे भारत कमाता है ना, ये हस्तकला से कमाता है। हमें सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करके रेवेन्यू आता है ना, वो सोने के ऊपर, हीरे के ऊपर जो कला कुशल करते हैं हम लोग, उससे आता है। जो तराशते हैं हम लोग, वो सिर्फ भारत कर सकता है, और इसलिए भारत को इतने सारे पैसे मिलते हैं उससे। ये चाइना के साथ हम लोग बिजनेस करते हैं, हम लोग जितना उसको देते हैं ना, चाइना को भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, चाइना हमको 10 गुना हमको इधर बेचता है, इंपोर्ट करता है हम लोग चाइना से। यानी हम लोग 60,000 करोड़ का उसको माल देते हैं, वो हमें 5 लाख करोड़ का ऑलमोस्ट माल हर साल हमको बेचता है यहाँ। लेकिन उसका जो माल है चाइना का, उसको वो हम लोग 100% इधर तैयार कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो उसको दे रहे हैं उसमें 60% हैंडीक्राफ्ट है, वो चाइना को कहीं नहीं मिलेगा। चाइना को पूरी दुनिया में भी जाएगा ना तो चाइना को उसका ऑप्शन नहीं है भारत के अलावा। हमारे पास ऑप्शन है, हम लोग कर नहीं रहे, ये प्रॉब्लम है। तो हैंडीक्राफ्ट आपको पता नहीं, जो भी हैंडीक्राफ्ट है जिस भी चीज का, वो कितना रेवेन्यू दे सकता है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है। आज की तारीख में अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ उस हैंडीक्राफ्ट के बारे में, लकड़ी का हो, बहुत सारी चीजें, ये सभी चीजों को भी देख के आपका जो रेवेन्यू वो तहसील में जितना हमारा टारगेट है 1000 का, उससे भी ज्यादा पॉसिबल है। सिर्फ आपको देखना है सही। और एक बार हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया तो ये सभी चीजें पूरे दुनिया में हम लोग बेच सकते हैं। दोस्तों ये टोटल रेवेन्यू की जो बात कर रहा हूं ना मैं, ये यूनिकॉर्न बनाने की 7,500 करोड़ की कंपनी या $1 बिलियन की कंपनी, मैं तो कहता हूं हमारे तहसील में, हर तहसील में, जो 3 सेक्टर में हम लोग काम करें, हर सेक्टर में वो पोटेंशियल है। आपने सिर्फ कितनी, ये तीनों चीजों में सिर्फ एक ही चीज में काम करो आप, वो पोटेंशियल है तहसील में। ये ऐसे ही नहीं, हम लोग पूरी दुनिया की 90% ऑफ द टाइम वी वेर नंबर 1 इन इकोनॉमी। क्यों? तो ये उसका आंसर है। दोस्तों प्रॉफिट की बात करूं तो मैं 20% 20 से 25% जो प्रॉफिट आएगा वो काफी हमको वहां तक लेके जाने के लिए। और पॉपुलेशन, आपको सब लोग क्या ताना मारते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है, ये आबादी है, ये बहुत बड़ा बर्डन है। मुझे तो लगता है कि कैसे बर्डन है, ये ताकत है सबसे बड़ी। अपनी मैडम ने बताया कि हम लोग सबसे यंगेस्ट पॉपुलेशन है, लेकिन इस सब कुछ जो काम कर रहे हैं ना हम लोग,
कितने लोग लगने वाले हैं हमको बताइए आप, कितने लोग लगते हैं? वो हस्तकला हो, ये एग्रो बेस्ड हो, ये सब कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और इसकी जो प्रोसेसिंग है, इसको बहुत सारे लोग लगेंगे। और हमारे पास सिर्फ लोग नहीं है, हमारे पास ट्रेंड लोग हैं, वो स्किल्ड मैन पावर पूरी दुनिया में ज्यादा हमारे पास है। और इस चीजों के साथ जो खेती हम लोग करेंगे, इस चीजों के साथ जो प्रोसेसिंग हो गए, आप कोई भी प्रोसेसिंग लीजिए, बांबू लीजिए, जूट लीजिए, ऑर्गेनिक लीजिए, इतने इतने लोग लगेंगे वहां कि किसी को जरूरत नहीं अपना गांव छोड़ के यहाँ जाने की और धंधा पाने की करने की। दोस्तों, ये तो हुआ पैसे के बारे में। सोशल, सामाजिक हम लोग क्या करेंगे बदलाव, ये तो आपको कंपेयर ही नहीं कर सकते हम, क्योंकि पूरा जो बिजनेस हम लोग का हमारा है ना, वो पूरा फोकस है हमारा एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर। और आज भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना, उस अर्थव्यवस्था में 50% 50% लोग, उनको जो एम्प्लॉयमेंट आती है ना, वो एग्रीकल्चर से आती है। तो सोचो, अगर इस एग्रीकल्चर को हम लोग इतना मजबूत करेंगे तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होने वाली। एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी ऐसा मत समझिए कि सिर्फ वो खेतों में काम करने वाले मजदूर चाहिए हम। आप अगर डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप टेक्नोक्रेट हो, स्पेशलिस्ट हो, जो भी हो, सब लगने वाले आज गांव में, हमारे तहसीलों में। और अवेयरनेस एंड एजुकेशन का कार्यक्रम जो कर रहे हैं आप दोस्तों, इस 26 जनवरी को भी जो आपने किया, जो काम एज अ कंपनी स्टार्टअप करके आप जो कर रहे हैं, कितना जबरदस्त काम कर रहे हैं। आप सबका मैं दिल से अभिनंदन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। कोई नहीं करता ये काम। 26 जनवरी आप सभी लोगों ने क्या किया? आप सभी ने ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज किए, आपने ऐसे कंपटीशन, निबंध स्पर्धा आपने ऑर्गेनाइज की, आपने वक्तृत्व स्पर्धा की, रंगोली स्पर्धा की, आपने अपने गांव के जो भी सैनिक थे, जो भी वीर जवान है, उनको उनका अपने सत्कार किया। जो भी हमारे सीनियर्स थे जिनका कुछ कंट्रीब्यूशन, उनको बुलाया, उनको मान सम्मान दिया। कौन करता है? कचरे साफ सफाई का अभियान किया, कौन करता है? कौन सी कंपनी करती है बताइए आप? इसके अलावा हर हफ्ते जो हम सैटरडे सेशन कर रहे हैं, कौन करेगा बताइए आप? और ये फैक्ट्रीज के साथ ये सब काम जब आप चालू करेंगे, कौन सा कितना बड़ा बदलाव आप लोग लाएंगे, आपको पता नहीं है। ये समाज के लिए तो सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है हम लोग कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स CSR। दोस्तों, ये सब बिजनेस करके, ये सब व्यापार करके जितना भी प्रॉफिट एमसीएल के पास रहेगा, यानी हम लोग इन्वेस्टर्स को दे रहे हैं, सबको सबको दे रहे हैं, और जितना भी एमसीएल के पास रहेगा ना उस तहसील का, उससे 20% हम लोग एमसीएल उनको तहसील में देंगे। तो सोचिए, वो पैसे, जितना ज्यादा पैसे हम लोग, जितना मेहनत ज्यादा करेंगे, जितना बिजनेस ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा पैसे हम लोग अपने तहसील के लिए लाएंगे। और सोचिए, उस 20% के साथ हम लोग क्या करेंगे बताइए? सबसे पहले तो एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा कितनी जरूरी है। बच्चों को अगर सही शिक्षा मिले उनके मातृभाषा में, तो आपको पता नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं। ये शिक्षा ही है, शिक्षा नहीं है कि जिसकी वजह से मैं आपके साथ सामने यहां बैठा हूं। मैं जो कुछ हूं वो सिर्फ और सिर्फ इस एजुकेशन की वजह से। तो सोचिए, ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिनको अगर हम लोग सही दिशा में सिर्फ शिक्षा के ऊपर फोकस दें तो क्या कर सकते हैं। हमारे गांव में इतने सारे रिसोर्सेस है, लेकिन बेसिक चीजें, घर हो, पानी के बारे, ये चीजें नहीं है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर सकते हैं। ये रही समाज की बात। हमारे प्रोजेक्ट्स के साथ, एमसीएल के साथ हम लोग समाज में क्या करने वाले, हम लोग देखा। एनवायरनमेंट, दोस्तों ये तीसरा एंगल है। ये एनवायरनमेंट का एंगल तो ऐसा एंगल है कि मुझे लगता है कि यही सबसे इंपॉर्टेंट। अगर मुझे कोई पूछे कि बिजनेस का क्या है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मैं तो शुरुआत करूंगा एनवायरनमेंट से। ग्लोबल वार्मिंग आज इतना बड़ा खतरा हमारे सामने है, और ऐसे लेवल पे हो रहा है कि हमारे टीवी पे, न्यूज चैनल पे, हमारे अखबारों में कुछ नहीं आना चाहिए, सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग आना चाहिए। आपको क्या लगता है, वो पाकिस्तान से वो धूल की आंधी आई और मुंबई में आ गई, वो सब ऐसा आपने किसके वजह से हुआ? आपको क्या लगता है कि पूरे भारत देश में आज की तारीख में ठंडी की लहर है, क्यों हो रही है? क्यों आज भी कहीं बर्फ गिर रहा है, बहुत बड़े बड़े
वर्षा हो रही है, जंगल में आग लग रही है, बर्फों में जो बर्फाच्छादित जो प्रदेश है वहां भी जो जंगल रहे वहां आग लग रही, क्यों हो रहा है? ये चीज इतनी सीरियस बन चुकी है, हमें पता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं, कोई इसके बारे में सोचता ही नहीं। सबसे बड़ा काम जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग ये काम कर रहे हैं क्योंकि इसका एक ही सॉल्यूशन है। हम लोग कितनी भी बातें करें, सॉल्यूशन एक ही है कि जो ईंधन, जो फॉसिल फ्यूल आप इस्तेमाल करो उसको 100% रिप्लेस करना होगा हमारे इस ईंधन के साथ। और ये नेपियर गैस जिसकी हम लोग खेती करेंगे ना, वो क्या करने वाला मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो जो भी सीएनजी तैयार होगा, जो भी ईंधन तैयार होगा इस नेपियर गैस की वजह से, और उस ईंधन की वजह से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होगा उसको 100% अपना नेपियर गैस लेगा। नंबर 1, सोखेगा, वो वातावरण में नहीं जाने देगा। नंबर 2, आज ऑलरेडी जो कचरा है जिसकी वजह से पूरी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसको भी सोख रहा है, उसको भी सोखेगा ये नेपियर ग्रास। ये इलेक्ट्रिक हम लोग बातें कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी तैयार करने के लिए कितना टन, कितना लाखों टन कोयला हम लोग हर दिन जला रहे हैं। कितना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग उससे हो रही है। उससे भी जो होगी है ना, वो भी अपना नेपियर गैस लेगा। सबसे ये कार्बन डाइऑक्साइड कचरा साफ करके वो जमीन में उसको गाड़ेगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। ये कार्बन न्यूट्रल फ्यूल जो हम लोग कर रही है, सबसे बड़ा सोल्यूशन है आज की तारीख में ये ग्लोबल वार्मिंग। मुझे तो लगता है कि जैसे हम लोगों ने किया ना कोरोना में लॉकडाउन, एक सेम वैसे ही लॉकडाउन जैसे करना चाहिए इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसका मतलब क्या? किसी ने भी, कोई भी घर, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान ऐसे ना होना चाहिए कि जो इसके खिलाफ कुछ काम करे। किसी ने भी ये केमिकल फार्मिंग से लेके किसी ने भी ये पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। किसी ने भी जो ईंधन है ना, ये ईंधन जिससे अभी दुनिया जल रही है, बंद कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा भी है ना कि बहुत सारे लोग करना भी चाहते लेकिन उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, वही कर रहा है एमसीएल। क्यों इतने 200 नंबर्स में हम लोग कर रहे हैं, क्यों अपने टर्म से कर रहे हैं? उसकी उसकी कारण है। ओके, प्रॉब्लम इतना बड़ा है ना कि एब्सोल्यूट लॉकडाउन होना चाहिए और पहले ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये कैंसर कितनी बड़ी बीमारी बन चुकी है, कितने सारे देशों में तो नंबर 1 की मारने वाली बीमारी है। वो श्रीलंका के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उन्होंने क्यों ऐसे कदम लिया कि 100% उन्होंने केमिकल फार्मिंग, उन्होंने फैसला लिया कि 100% केमिकल फार्मिंग नहीं होने देंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि फर्टिलाइजर नहीं मिला, तो इकोनॉमी सब गड़बड़ाई, सब्जी विब्जी जो कुछ है वो नहीं बन पाई। अब हमारे देश में तो, हमारे तहसील में हम लोग जो अभी काम करने वाले 100 टन का ईंधन तैयार करेंगे तो 150 टन हमारा तो फर्टिलाइजर तैयार होने वाला। तो सोचे 500 टन जब हम लोग तैयार करेंगे तो फर्टिलाइजर कितना तैयार करेंगे? सिर्फ श्रीलंका को नहीं, पूरी दुनिया को फर्टिलाइजर दे सकते, इतना अपना पोटेंशियल है अभी। ये भी एक बहुत अच्छा काम हम लोग करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग ने ये काम किया ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी, ये पर्यावरण का संतुलन इस तरह से रहेगा कि न जाने कितने सूक्ष्म जीव, कितने सारे, हम भी जीव ही वैसे, तो कितने सारे लोगों के लिए हम लोग अच्छा काम करेंगे। और ये पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करना, ये जो, और ये पेट्रोकेमिकल सिर्फ पानी जमीन पे नहीं, पानी हो, हवा हो, ये कचरे के इतने बड़े बड़े पहाड़, ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रोकेमिकल्स है। पर्यावरण संतुलन अगर किसने बढ़ा तो सिर्फ और सिर्फ ये पेट्रोकेमिकल नहीं किया है। फेस वॉश से लेके साबुन तक किधर भी ये पेट्रोकेमिकल नहीं चाहिए, ऐसा काम हमें करना चाहिए, करेंगे दोस्तों। केमिकल फ्री, ये पेट्रोकेमिकल फ्री वर्ल्ड हम लोग उसके तरफ काम करेंगे। और ये काम करने का, ये प्रोडक्ट्स तैयार करने का पोटेंशियल आज भारत में है, अपने देश में। और एक जीरो वेस्ट कैंपेन हम लोग लेके आएंगे गांवों में, शहरों में। इसका मतलब ये नहीं कि वो कचरा इकट्ठा करके सिर्फ रिसाइकल करेंगे, लेकिन कचरा तैयारी नहीं होना चाहिए, इस तरह से उस प्रोडक्ट्स का भी निर्माण करेंगे दोस्तों। और जब वैल्यूएशन की बात आती है ना, तो सबसे ज्यादा वैल्यूएशन उस कंपनी का होता है जो इस ट्रिपल बॉटम लाइन इस पे काम करती है। सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, समाज के लिए, लोगों के लिए काम करते, अपने वसुंधरा के लिए, अपनी धरती माँ के लिए काम करते, पर्यावरण के लिए काम करते। और जब ये तीनों जब आते हैं ना, तब इसका वैल्यूएशन आप सोच भी नहीं सकते, आपकी कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी दूसरी कंपनी के साथ। डिमांड एंड सप्लाई वो भी एक रहेगा ना, आपको लगेगा कि आने वाले दिनों में, ये
मार्केट का बेसिक रूल है कि आपका डिमांड उतना ही होना चाहिए, तभी जाके आपकी कंपनी की वैल्यूएशन वैसे रहेगी। दोस्तों मैं तो बोल रहा हूं कि आप 500-600 नहीं, जितना पॉसिबल हो उतना ईंधन करें। ये जो इस ईंधन की हम लोग बात कर रहे हैं, ये दवा है पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया की जरूरत है। ये प्याज नहीं है, आलू नहीं है कि आपने सभी ने अगर 500-600 टन किया तो पूरा आलू प्याज के दाम 50 रुपए से 5 रुपए हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो आपने कभी देखा है 100 रुपए का पेट्रोल 10 रुपए का होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। और अभी ये तो दुनिया की इतनी जरूरत है, और मैं सिर्फ ईंधन की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो जितना हम लोग करें उतनी इस प्रोडक्ट की पूरी दुनिया में जरूरत है। फ्यूचर का क्या होगा? तो फ्यूचर ही नहीं इसके बिना। क्या आपकी कंपनी फ्यूचर में काम करेगी 10 साल के बाद, 20 साल के बाद? अरे फ्यूचर ही नहीं बचेगा अगर हम लोग काम नहीं करेंगे। यही आने वाले दिनों में अगर आगे के हजारों साल अगर हमें जिंदा रहना होगा, इकोनॉमी को जिंदा रखना होगा, तो हमें यही प्रोडक्ट्स अपनाने पड़ेंगे, यही काम करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि जब ये काम करेंगे ना, तब ये 10,000 करोड़ का नंबर तो है ही नहीं भारत के लिए। बहुत पोटेंशियल देखिए, अपने अपने गिरेबान में झांक के देखिए, अपने गांव में देखिए कितनी जमीन है, कितने लोग हैं, और ये सब रिसोर्सेस है। क्यों लगता है आपको कि 90% ऑफ द टाइम वी वर नंबर 1 इन द वर्ल्ड? इसमें कोई 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 जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कुछ नहीं, सिंपल इकोनॉमिक्स है जो हमें पता नहीं था, पता नहीं है। और आने वाले दिनों में अभी तो परिस्थिति इतनी गंभीर हो गई है, इतनी सीरियस हो गई है। आई मीन मुझे लगता है प्राचीन युग में, मध्ययुगीन टाइम में इतनी जरूरत नहीं थी ऐसे प्रोडक्ट की जो आज है। आज तो दुनिया एकदम तबाही के कगार पे है, और उनको बचाने का जो सॉल्यूशन है वो भारत के पास है, हम लोग कर सकते हैं। जो हमने इतने 90% ऑफ द टाइम किया वो फिर से कर सकते हैं। दोस्तों हमें इसके लिए सिर्फ एक काम करना होगा, इवैल्यूएशन वगैरह सब ठीक है, आप सिर्फ अपना ये जो राजा है, अपना जो किसान है, बस उसका ख्याल रखिए, अपनी खेती का ख्याल रखिए। 1 इंच भी जमीन मत रखिए अपने गांव में कि जहां कुछ उगा सकते हैं और कुछ नहीं हो रहा है। कुछ भी हो जाए ना, अभी इतने सारे 3 सेक्टर में कुछ ना कुछ तो होगा उसमें, नेपियर घास की नहीं, बाकी सब चीज। बस इसके ऊपर अगर हम फोकस करेंगे तो आराम से 10,000 करोड़ की कंपनी, कोई भी कितना भी छोटा तहसील अगर आपको अपने गांव का लगता है तो चिंता मत करिए, हम हर तहसील में ये यूनिकॉर्न बना सकते हैं। दोस्तों यही मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत जल्दी इसको करें। हम फोकस करके हमारे हर एमसीएल विलेज प्रोजेक्ट के ऊपर कितना पोटेंशियल, बस उसके ऊपर काम करें। अपनी ताकत क्या है ना, क्या नंबर्स लगते हैं ना, यूनिकॉर्न उसको छोड़ दीजिए आप। एक मुझे 10,000 करोड़ की कंपनी बनानी है तो मुझे ये करना है वो करना है, वो छोड़ दीजिए आप। आप सिर्फ फोकस कीजिए अपने गांव के ऊपर, अपने तहसील के ऊपर। फिर देखिए कि भारत को हम लोग वहां लेके जाएंगे जहां हमारी काबिलियत है। और जंगल, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो चाइना में हो, चाहे वो यूरोप में किसी भी राष्ट्र में, या किसी भी दुनिया में कहीं भी हो, जंगल का राजा सिर्फ शेर होता है। और इस बार हम लोग दिखा देंगे कि इस इकोनॉमी, इस अर्थव्यवस्था का शेर कौन है। थैंक यू। Thank you very much, Shyam sir. What a fantastic way. In the second chapter, you told us about the share evaluation and what are the benefits to the common Indian farmer, the unit of this particular country. Good morning, MCL. We all are fortunate to listen such kind of miraculous presentation on the most complicated topic. Yes, मैं आप सबका फ्राइडे एमसीएल ट्रेनिंग सेशन बाय श्याम सर में आज बहुत बड़े फक्र से स्वागत करता हूं। और आज जिन्होंने ये बात सुनी है, शेयर इवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट्स को एक भारत के आम आदमी के साथ जोड़ने का जो रास्ता श्याम सर ने बताया है, वो आपको सुन के समझ में आया होगा एमसीएल कहाँ जा रहा है। एमसीएल में हम सब लोग कौन से सफर में जा रहे हैं और ये सफर हमें कहाँ लेके जाने वाला है। फैंटास्टिक श्याम सर, इट वाज रियली द आउट ऑफ द वर्ल्ड
और आज तक जो आपने बिजनेस मॉडल इस अपने भारत देश में एमसीएल के माध्यम से एस्टैब्लिश किया है, उसका भविष्य क्या होगा, वो हमको श्याम सर ने आज बताया। आपने देखा होगा, आप कोई भी डायनेस्टी को उठाइए इंडिया की, तो जो राजा महाराजा थे, जो अच्छे राजा थे, हर राजा के समय में एक नई कॉन्सेप्ट का निर्माण हुआ और बाद में चल के उस हर कॉन्सेप्ट हर राजा ने उसको संवारा। यस, एमसीएल के तहसील में आज आप राजा हो, आप इस एमसीएल की कॉन्सेप्ट को वहां पे निर्माणाधीन व्यवस्था में शुरू कर रहे हो और आने वाली पीढ़ियां उसको देश के सबसे बड़े प्रकल्प में, सबसे बड़े कॉन्सेप्ट में परावर्तित करने वाली है। यस सर, श्याम सर, hats off to you. This is really a great message to the nation with practical application. And yes, thank you very much, Prachi madam, for re-memorizing us, reintroducing us, and reminding us the British imperialism and the role of youth we can do in the coming days. तो आज हम एक बहुत बड़ा थॉट लेके जा रहे हैं कि मेरा तहसील मेरी पहचान, हर तहसील में एमसीएल यूनिकॉर्न, ये थॉट है आज। मेरा तहसील मेरी पहचान, हर तहसील में एमसीएल यूनिकॉर्न। मेरा तहसील मेरी पहचान, हर तहसील में एमसीएल यूनिकॉर्न। थैंक यू वेरी मच एमसीएल channel partners, BDAs, prime BDAs, MPP owners, MP owners, and all MCL family members, and yes, all farmers having faith in MCL. तो मेरा तहसील मेरी पहचान, हर तहसील में MCL यूनिकॉर्न। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर लवेश सर, यू आर द पावर हाउस ऑफ एमसीएल। आपकी बातें हमेशा हमें एनर्जी देती है। थैंक यू प्राची मैम, आपकी स्टोरी से हमेशा हमें एक नई सीख मिलती है। थैंक यू डॉक्टर श्याम सर, आज आपने फिर एक सेशन कंप्लीट किया जिसमें आपने बताया कि ट्रिपल रैन प्रोजेक्ट हमारे लिए आने वाले दिनों में कितना महत्वपूर्ण है। और थैंक यू टीम एमसीएल, जो दिन रात मेहनत करके ये सेशन को बिना बाधा है कैसे पूरा किया जाए इसका ख्याल रखती है। और एक शख्स को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, वो है आप आए और इस वेबिनार की शोभा बढ़ाई। आप सभी से गुजारिश है कि चैट सेक्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आप अपना फीडबैक दीजिए। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाने से पहले मैं आप सभी को एक बात एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी। आप सभी अपने सेहत का ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो इसी के साथ आपकी होस्ट शलाका मैं आपसे अलविदा कहती हूँ और घोषित करती हूँ कि यह वेबिनार यही समाप्त हुआ। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।